नमस्कार। देखिए, आज हम कुछ अलग करने के लिए लाए हैं। सुप्रभात सभी को। क्योंकि कल दीपावली थी, कल की रात सभी ने हर्ष और उल्लास से मनाई होगी, तो हमें लगा कि आज कुछ बेहतर किया जाए। क्योंकि आज भी छुट्टी है, आज भी बच्चे घरों पे होंगे, तो आज क्या किया जाए। तो आज हमने एक प्रश्न पत्र सॉल्व करना है, जो यूके पीएससी एआरओ 2022 हाईकोर्ट से संबंधित है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं, वो आपको पता है कि वो यूकेपीएससी करवा रहा है। और क्योंकि यूकेपीएससी का एक तरीका है, उसका एक पैटर्न होता है पेपर एग्जाम्स को करवाने का, तो आप इस टेस्ट पेपर को, इस प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि यूकेपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। हालांकि जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स हैं, उनका पैटर्न अलग है, लेकिन करवा तो यूकेपीएससी ही रहा है, तो एटलीस्ट हमें उसके माइंडसेट को समझना होगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स को मारने से हमारा अपनी जानकारी, जो हमारी तैयारी है, इसकी भी जांच हो जाती है। और दूसरा, हमें पता चलता है कि क्वेश्चंस किस लेवल से आएंगे, कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस का हमें अंदाज़ा लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यूकेपीएससी एआरओ 2022 प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। और जो 29 अगस्त को हम यह बनाते हैं, यह किसकी याद में मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आपको याद होगा, अभी भारत सरकार ने जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे, इनको भी ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। खेल रत्न पुरस्कार, उनका नाम बदल दिया गया है। देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे 20 मार्च है। 20 मार्च को हम गौरैया दिवस मनाते हैं, जबकि 11 अप्रैल को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा हड़प्पा का दक्षिण केंद्र है जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, यह भारत के किस राज्य में? यह भारत के गुजरात में स्थित है। और इसे जो टैग प्राप्त हुआ था, क्यों प्राप्त हुआ था? जल संचयन प्रणाली के लिए। जल संचयन, दुनिया की सबसे पुरानी जल संचयन की जो प्रणाली है, वो धौलावीरा में पाई गई है। क्यों वो लोग जल को संचय क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है गुजरात से क्या गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा। क्योंकि यह कर्क रेखा पर पड़ने वाला स्थल है, यहाँ पर समस्याएं होती हैं जल से संबंधित, इसलिए यहाँ पर जल संचय की जो प्रणाली है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम जल संचयन प्रणाली के लिए यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत साइट का टैग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है, जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। लक्षद्वीप आपको पता है ये कहाँ है? अरब सागर में स्थित है, भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित है। ठीक। और लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल द्वीप। ये 36 द्वीपों का समूह है। और लक्षद्वीप में हाल ही में सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के प्रयोगों को बंद कर दिया है, जो बहुत ही बेहतरीन है हमारे पर्यावरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय का उपनाम पंजाब शेरेदी पंजाब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? उर्जित पटेल। भारत में कौन सी सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिटी पहली हरित सेज बनी है? ये बनी है कांडला। और कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और कांडला क्या है? एक ज्वारीय पोर्ट है, ठीक।
नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 4 कांस्य पदक जीते हैं। और टोक्यो ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा ने जीता है जैवलिन थ्रो में, एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल, एकल स्पर्धा का गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। कौन से खेल में? भाला फेंक में। नेक्स्ट, उस फिल्म का नाम बताएं जिसे कांस फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म डी आर जीता। पाल्म डी आर जीता। ये मूवी है टाइटैनिक। ठीक। महासो, दंगाली और झाली, महासो, दंगाली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? ये हैं हिमाचल से संबंधित। अब आप यहाँ पे महासू देख के कंफ्यूज ना कीजिएगा। हम जो हमारी उत्तराखंड की जो जौनसारी ट्राइब्स है, कौन सी? जौनसारी। जो उत्तराखंड की जौनसारी ट्राइब्स है वो भगवान महासू की पूजा करती है। ये लिखा है महासू और वो करते हैं महासू, ह पे आ की मात्रा। तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो। ये नाम सेम लगता है लेकिन सेम नहीं है। नेक्स्ट, ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में एक भारत का एकमात्र स्वर्ण जीता? अभी अभी हमने आपको बताया कि जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक, इसी को भाला फेंक कहते हैं, भाला फेंक में जीता है। भारत ने पहली बार एकल स्पर्धा में एकल व्यक्ति ने जीता है, क्योंकि इससे पहले भारत ने हॉकी में बहुत बार जीते, लेकिन वो क्या था? वो एक टीम इवेंट था, ना कि व्यक्तिगत स्पर्धा का इवेंट। और वो भी जैसे इससे पहले उन्होंने भी जीता है इससे पहले भी भारत ने जीता है, लेकिन वो ये एथलेटिक्स में एकल स्पर्धा में, ये एथलेटिक्स की एकल स्पर्धा है। किसकी? एथलेटिक्स जो खेल होते हैं, एथलेटिक्स जो खेल होते हैं यानी कि दौड़ भाग से संबंधित, इन गेम्स में जो फर्स्ट है वो जीता है भारत ने जैवलिन थ्रो में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया था? किसने किया था? जो पुरुष हॉकी टीम है और जो महिला हॉकी टीम है उसको प्रायोजित किसने, यानी कि उसको फंडिंग किसने की थी? ओडिशा ने। और ओडिशा के इस समय सीएम कौन है? नवीन पटनायक। क्योंकि वो स्वयं में एक प्लेयर्स थे, तो उन्हें पता है कि प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये अभी किया है हाल ही में। भारत ने वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया है? ये मनाया है हमने 14 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त को ही तो पाकिस्तान नया देश बना था, पाकिस्तान नया देश बना था। तो ये हमारे लिए एक दुखद विषय है भारत के लिए, इसलिए भारत ने इसे याद करने के लिए, ताकि हम याद रखें कि हमें भविष्य में ऐसी तकलीफ़ें न झेलनी पड़े। भारत के हर राज्य को समझना चाहिए कि भारत एक देश है और हमें किसी भी स्थिति में अपने देश के साथ अलगाव की स्थितियों को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी? संथानम कमेटी। संथानम कमेटी इससे संबंधित नहीं है, जबकि अशोक मेहता समिति, VKRV राव समिति और बलवंत राय मेहता समिति, तीनों समितियों का संबंध पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज भारत में लागू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है संथानम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना अणुशक्ति केंद्र कौन सा है? तारापुर। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक। नेक्स्ट, किन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? पुनः यानी कि दोबारा से नियुक्ति दी गई थी। किसे? शक्तिकांत दास को दी गई थी। गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। और इस जो ये घटना हुई है बौद्ध धर्म में, इसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, धर्म चक्र प्रवर्तन। जबकि बौद्ध गया में भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन किस शिलालेख में स्थित है? कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख वही अभिलेख है जो 510 ईसा पूर्व का है। इसमें पहली बार भारतवर्ष का जिक्र है। भारतवर्ष जो ये नाम आता है ये पहली बार इसी में आता है। नेक्स्ट, कथा सरित सागर देव के लेखक कौन हैं? कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? ये है सोमदेव देव वर्मन। देखिए आयोग ने कितनी चालाकी की है, इसमें पूरा नाम नहीं दिया है। अगर आपको पूरा नाम पढ़ने की आदत है और आपने आधा पढ़ लिया तो आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए इनका नाम है सोमदेव देव वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है? पहली नूहे सिपर। इसका आंसर है ताजुल मासिर, क्योंकि ताजुल मासिर किसकी बुक है? हसन निजामी की बुक है ये। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा है। सिकंदरा कहाँ है? यूपी में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जबकि आगरा में किसका है? आगरा में है शाहजहां का। लाहौर में किसका है? जहांगीर का। ठीक। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति था हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध जो भारत में कंपनी की पहली और विश्वसनीय विश्वसनीय जीत थी। ये हमने क्यों बोला? जीत थी। इसका कारण ये है कि इससे पहले ये तो हुआ है 1764 में। ठीक। इससे पहले 1757 में हो चुकी है ना बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में क्या हो गई है? प्लासी का युद्ध। लेकिन ये धोखेबाजी से प्लासी का युद्ध हो चुका है। ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में है। लेकिन क्लाइव ने इस युद्ध में छल कपट का साथ लिया है। इस युद्ध में क्लाइव ने छल कपट से इस युद्ध को जीता है। लेकिन जो युद्ध है बक्सर का युद्ध, इस युद्ध ने बता दिया कि भारत में अंग्रेजों का कोई तोड़ नहीं है। अंग्रेज वाकई में शक्तिशाली हैं। अंग्रेजों का जो साम्राज्य है वो भारत में इतनी योग्यता से कार्य कर सकता है। ये दिखाया, ये दर्शाया पूरी यूरोपियन शक्तियों को। किसने? बक्सर के युद्ध ने। हेक्टर मुनरो इस जीत का विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की एक फेमस कोट आपको याद होगी कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें है चर्चिल ने कभी भी उपयोगितावाद को नहीं किया। ये विंस्टन चर्चिल की बात हो रही है। उन्होंने पूंजीवाद को ज्यादा वैल्यू दी। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज बीजापुर में है। बीजापुर आज के समय में कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में भारत के पड़ता है गोल गुंबज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉमस मुनरो अपने किस क्षेत्र के कार्य के लिए जाने जाते हैं? भूमि बंदोबस्त का जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसके लिए टॉमस मुनरो जाने जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कालक्रम के अनुसार लगाएं। देखिए आपको हिस्ट्री को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं कि आप वन लाइनर फैक्ट पढ़ रहे हैं, एक तरफ से पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप कालक्रम के अनुसार नहीं लगाते तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर है, देखिएगा, फर्स्ट पे क्रिप्स मिशन आया था। ठीक। उसके बाद वेवल योजना आई थी। क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, दोबारा वेवल आए थे, वेवल भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद आता है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिशन। ठीक।
और इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है। कैबिनेट मिशन के बाद ही अंतरिम सरकार का गठन होता है। नेक्स्ट, बास्तील का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? बास्तील का पतन ही वह घटना है जिसके बाद फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति का जो शुरुआत होता है वो इसी दुर्ग से, इसी पतन से शुरुआत होती है फ्रांस की आज़ादी की, फ्रांस में राजशाही की खात्मे का। नेक्स्ट, इंग्लैंड की रक्तहीन और गौरवमयी क्रांति कब हुई? इंग्लैंड की रक्तहीन और गौरवमयी क्रांति कब हुई? ये हुई है 1688 में। देखिए, और निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? तो इसका आंसर है मैटरनिक। क्यों? क्योंकि मैटरनिक ऑस्ट्रिया के हैं। बाकी गौरिबाल्डी, मैजनी और माउंट काबूर ये तीनों के तीनों इटली के एकीकरण के योगदान में सहायक हैं। नेक्स्ट है, प्रथम रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? इसका संबंध था रूस से, तत्कालीन रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? पेरिस में। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, कभी भी वर्साय की संधि पढ़ा है? वर्साय की संधि से प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो वर्साय कहाँ है? पेरिस में। राजा का महल, फ्रांस के राजा का महल, उसे क्या बोलते हैं? वर्साय। तो वहीं हुई थी ये प्रथम विश्व युद्ध की जो संधि 14 से 18 तक चला था ना, 19 में संधि हो गई थी। नेक्स्ट, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ? वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ। इसमें मित्र सेनाओं ने नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन की हार। इसमें मित्र सेनाओं ने नेपोलियन को हरा दिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। अच्छा, 1815 भारत के परिप्रेक्ष्य में भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आता है। अगर आपको याद हो, 1815 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था। नेपाल के जो राजा हैं उन्हें गोरखा कहा जाता है, इसलिए आंग्ल गोरखा युद्ध बोला जाता है इसे इतिहास में। आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था और आंग्ल युद्ध के बाद 28 दिसंबर 1815 को क्या हुई थी? संगौली की संधि। संगौली की संधि। इसी संधि के तहत ब्रिटिश इंडिया को हिमाचल, उत्तराखंड जैसे और दार्जिलिंग जैसे ये जो हिल स्टेशन है ये प्राप्त हुए थे नेपाल से। नेक्स्ट, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? नादिर शाह, ये भारत में अगर ये आक्रमण ना होता तो शायद हम मुगल काल के बाद मराठा काल देख रहे होते, हम मुगल काल के बाद ब्रिटिश भारत को नहीं देख रहे होते। क्योंकि इस आक्रमण ने जो मुगल सल्तनत है इसके खोखलेपन को भी दर्शा दिया, साथ में जो मराठों की स्थिति है उसको भी धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू कर दिया। मुगल सम्राट की जो भी सत्ता थी उस सत्ता में कितना खोखलापन है ये सब नादिर शाह के आक्रमण ने दिखा दिया। और कई बार क्वेश्चन आता है, प्रश्न ये भी आता है कि नादिर शाह के समय भारत में उस समय राजा कौन थे? यानी कि उस समय जो नरेश थे, तत्कालीन बादशाह, शहनशाह कौन थे? मुगल शहनशाह, वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला तख्त पे यही थे। ठीक। और क्योंकि नादिर शाह जब भारत से गए थे तो क्या ले गए थे, आपको याद है? एक कोहिनूर और दूसरा तख्ते ताउस। तो प्रश्न ये भी आता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। और ये वही कोहिनूर हीरा है जो ब्रिटिश क्वीन के जो आस्ताज है उस पर सजा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकलोत्तर पथनाथ के नाम से जाना जाता है? ये जाने जाते हैं सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की एक और उपाधि है उत्तरापथ के स्वामी। उत्तरापथ के स्वामी। और दूसरी उपाधि है इनकी शीलादित्य। ये हर्षवर्धन की उपाधियां हैं। ठीक। नेक्स्ट,
गौतमीपुत्र शतकर्णी किस वंश से संबंधित था? गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहन है। सातवाहन जो वंश है उससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, ये है भारत का पश्चिमी तट। तो इस पश्चिमी तट पर, इस हिस्से पर, यहाँ पर किया था सातवाहन शासकों ने। आंध्र और सातवाहन जो शासक है, इनका यहाँ पर राज था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति हरिशरण ने लिखी है, बिल्कुल लिखी है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, गुजरात में है, बिल्कुल है। धौली अभिलेख अशोका से संबंधित है, बिल्कुल है। भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंद गुप्त से संबंधित है। ये भारत में हुणों की जानकारी देता है। जबकि पुलकेशन द्वितीय का जो अभिलेख है वो क्या है? वो है ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ठीक, नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। किसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की? किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की? वह द्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तराइन का प्रथम युद्ध 1100 सुमेलित है, सॉरी, कौन सा सुमेलित है? तराइन का प्रथम युद्ध 1192, पानीपत का युद्ध द्वितीय युद्ध 1576, चंदावर का युद्ध। तो इसका सही आंसर है चंदावर का युद्ध, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 1191 में। ठीक, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फजंडा 40वां प्रश्न है कि फजंडा क्या है? फजंडा कहवे के बागानों को कहा जाता है। ब्राजील में कहवे के बागानों को फजंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्लिंग है। डार्लिंग क्या है? एक नदी। कहाँ की? मरे और डार्लिंग नदियां हैं। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये मरे और डार्लिंग नदियां बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? इसकी है साल भर वर्षा होना। उष्णकटिबंधीय वन यानी कि ITCZ में जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर क्या होती है? बहुत साल भर तेज वर्षा होती है, साल भर धूप ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर साल भर वर्षा भी ज़्यादा होती है, क्योंकि आर्द्रता होती है। धूप होगी तो आर्द्रता होगी, आर्द्रता होगी तो वर्षा होगी। नेक्स्ट, चीन की सबसे लंबी नदी। चीन की सबसे लंबी नदी, ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को कैसे रखा गया, यांगत्जे, और हमने इसी को समझा कि यांगटे सिक्यांग की बात हो रही है, जबकि सिक्यांग यहाँ लिखा है, तो ये था यांगटे सिक्यांग जो हम पढ़ते हैं किताबों में, वो उत्तर ये था। सॉरी, हम यांगटे सिक्यांग हमने ये समझा और इसका था यांगत्से। क्यों? क्योंकि ये कि चीनी नाम है और हम ज़्यादातर इस नाम को ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग का छोड़ दिया। तो इसका सही आंसर है यांगत्जे, यांगटी सिक्यांग। आपने देखा होगा, हम किताबों में पढ़ते हैं यांगटी सिक्यांग, ये था आंसर। सिक्यांग ये भी लिखा है लेकिन ये पूरा नहीं था, इसीलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट 44 क्वेश्चंस। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कौन सा है? भूटान। जबकि हिमालय का बैंक, हिमालय का वाटर बैंक ये किसे कहते हैं? नेपाल को। हिमालय का वाटर बैंक नेपाल को कहते हैं। नेक्स्ट, जापान के उत्तरी जो द्वीप है उसे क्या बोलते हैं? होkkaido। ठीक, जापान का जो उत्तरी द्वीप है उसे क्या बोलते हैं? होkkaido। जबकि क्वेश्चन नंबर 46, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन। देखिए, ये है धरातल और ये है 0 डिग्री इक्वेटर। जब ये नदियां दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिण पश्चिम की, जब ये हवाएं दक्षिण पश्चिम में जारी होती हैं, जैसे ये 0 डिग्री पर आती हैं, यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स काम करता है और हवाएं बाएं मुड़ जाती हैं। किसका नियम है? फेरल का नियम। फेरल के नियम के अनुसार ऐसा होता है।
ठीक। और क्यों होता है? कोरियोलिस फोर्स के कारण। पृथ्वी जब घूम रही है तो उस समय एक बल काम करता है, एक बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। ठीक। इस बल के कारण पृथ्वी में जो हवाएं हैं, धरती पर जो हवाएं हैं वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक। और यही कारण है भारत में मानसून आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पृथ्वी का निकटतम ग्रह पूछा गया है शुक्र, जबकि सूर्य का निकटतम ग्रह बुध। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप के बाहर विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर। देखिए, आपको पता है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो तो एशिया में। क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप से बाहर, तो ये है माउंट एकांकागुआ। और ये कहाँ है? ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ये है दक्षिण साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात एंजल जलप्रपात। और आज का अंतिम क्वेश्चन कि यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य आखेट क्षेत्र जाना जाता है डॉबर बैंक। देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जो थोड़ा टफ लगे तो आप इनका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ लीजिए। देखिए, द फिशिंग एरियाज नॉर्थ सी इन यूरोप इज नो एज डॉगर बैंक। तो हमने किताबों में डॉगर बैंक ही पढ़ा होता है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के हिंदी वर्जन में अगर आपको तकलीफ हो रही है, समझने में समझ नहीं आ पा रहा है क्वेश्चंस, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट उसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे। इंग्लिश में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा है, क्योंकि किताबों में डॉगर बैंक ही लिखा होता है, ये डॉगर किनारा कहीं नहीं लिखा होता है, तो इसलिए समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज बस इतना ही। आशा करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक, कमेंट, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम लोग एज अ टीचर मुझे तभी उत्साह और तभी प्रेरणा मिलेगी, तभी मेरे लिए एक मोटिवेशनल का काम होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखेंगे। देखिए, हम इसके लिए समय निकालते हैं, बहुत ही मेहनत से इसे बनाते हैं, और उसके बावजूद जब बच्चों का अच्छा रिस्पांस नहीं आता तो दुख भी होता है, क्योंकि हम ये फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे तक एक बेहतरीन शिक्षा जा सके। तो अगर अगर आपको लगता है कि हम सही मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ये शिक्षाप्रद है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।